हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। कब से चल रहा है तो आपका बैच? मतलब अच्छा टाइम हो गया वक्त। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से और कितने हिंदी मीडियम से हैं? हिंदी वाले कितने? अच्छा, हिंदी वाले ही हैं पूरे। ओके। हाँ जी। सारे सरकारी के हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके एक सिलेबस का छोटा सा टॉपिक है, वेब डेवलपमेंट। क्या है? वेब डेवलपमेंट क्या है इसका मतलब? अरे यार, आप तो शाम को आते थे ना, अब सुबह आ रहे हो? अच्छा। कुछ चेहरे ऐसे लग रहे हैं शाम के बैच से सुबह के में लौटे हैं। पूरा ही? चलिए, अब एक बार शांत होंगे। एकदम आवाज बिल्कुल बंद करें थोड़ा सा। जो पहली बार ले रहे हैं कोई बात नहीं, काफी जो शाम को तो कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ चेहरे दिखे हैं जो शाम के बैच में पढ़ चुके हैं, तो वो तो छोड़ें। बाकी के जो बच्चे हैं वो बताएंगे एक बात, वेब डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। सरकारी स्कूल वाले कुछ नहीं समझते। वेबसाइट से क्या समझते हो? अब ये तो फालतू की बात है, कुछ नहीं, फिर तो आप कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आए ही नहीं हो। यदि आपको वेबसाइट का मतलब भी कुछ नहीं समझना है तो इसका मतलब है आप कंप्यूटर टीचर बनने लायक हो ही नहीं। आप फालतू ही अपना यहाँ टाइम पास करने आए हो। सही है ना? है। मुझे लगता है कि वेबसाइट का मतलब तो एटलीस्ट पता होता है, चाहे आप कंप्यूटर से रिलेटेड हो या नहीं हो। आज के टाइम में नॉन टेक्निकल को भी वेबसाइट का इतना मीनिंग पता होता है। हाँ, क्योंकि सभी आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो गूगल सर्च कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वेबसाइट के बारे में आप नहीं जानते हैं। सही है ना? तो यदि हर चीज का जवाब कुछ नहीं बोलने का मतलब है कि आप सिर्फ मजे लेने वाले में हो, पढ़ने के उद्देश्य से आप हो ही नहीं अभी। ठीक है, टाइम पहली बार टीचर आया है, थोड़ा तो फिरकी लेंगे, है ना? होता है कि नहीं होता? चलिए, ध्यान रहे आप किसी भी तरीके की कोई भी एक वेबसाइट यदि बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वेबसाइट को बनाना, वेबसाइट को मैनेज करना, उस पर डेटा को प्रोसेस करना, ये सारी जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? वेब डेवलपमेंट का। अब यदि हम वेबसाइट पर जाते हैं तो उस पर मेनली यदि हम देखें तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो वो जो डायरेक्टली हमें दिखाई देती है, मैंने एक वेबसाइट खोली साहब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई सी भी एक वेबसाइट, तो एक तो वो पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है, और एक वो पार्ट होता है जो उस प्रोसेसिंग को मैनेज कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। सही है क्या? तो जो दिखाई देने वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं यूजर की साइड वाला, यूजर एंड। क्या बोलेंगे उसको? यूजर एंड। और यानी कि यूजर एंड बोल लीजिए, या फिर हम उसको बोलेंगे फ्रंट एंड। टेक्निकल शब्द में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड। और यूजर का मतलब हम जो हमें दिखाई देने वाला हिस्सा है, और एक वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी पीछे वाला, बैक एंड। पीछे का हिस्सा मतलब बैक एंड। ठीक है, जिसमें कोड वगैरह लिखे गए हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। यानी दिखने वाले हिस्से को तो हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिखेगा क्या, या तो कोई टेक्स्ट होगा, या कोई इमेज होगी, वीडियो होंगे, ग्राफिक्स होंगे, यही होता है जिसे हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो तो हुआ यूजर इंटरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है, फ्रंट एंड का हिस्सा। ठीक है ना? और जिसे हम समझ नहीं सकते, जिसके लिए हमें कंप्यूटर की, कोडिंग की, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, वो होता है आपका बैक एंड वाला हिस्सा। और इनको मिला करके ही क्या हो रहा है, हमारा वेब डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं वेब डेवलपमेंट में दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, एक बैक एंड प्रोसेस और एक फ्रंट एंड प्रोसेस। और दोनों को यदि हम मिला के बोले सिंगल टर्म में तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक। क्या बोलते हैं? फुल स्टैक। तो यदि आपसे कोई पूछ ले वेब डेवलपमेंट कितने प्रकार का है, तो हम डायरेक्टली तीन तरीके का बोल सकते हैं। कितना? तीन तरीके का। कौन कौन सा बोल सकते हैं? नंबर वन, फ्रंट एंड बोल सकते हैं। दूसरा, बैक एंड बोल सकते हैं। और दोनों को यदि मिला दिया जाए तो नंबर तीन हम क्या और बोल सकते हैं? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है ना?
ये ध्यान रहे, इसको यूजर देख सकता है, ये यूजर देख सकता है और पढ़ सकता है, इसको यूजर नहीं देख सकता। सिंपल टर्म है एकदम। अब आप बताइए हमारे सिलेबस में यहां से यदि हम देखें, जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का पार्ट, तो उस सिलेबस के पार्ट में आपके फ्रंट एंड डेवलपिंग है, बैक एंड डेवलपिंग है या फुल स्टैक है? यदि आपने सिलेबस आपका देखा है तो सिलेबस में आपके में जो टॉपिक आपको दिए गए हैं वो फ्रंट एंड डेवलपिंग के पार्ट हैं या बैक एंड के पार्ट हैं या फुल स्टैक के? किसके? मेनली यदि हम देखें तो हमारे किसके हैं? फ्रंट एंड के। किसके? फ्रंट एंड। क्योंकि हमारे सिलेबस में जो लैंग्वेज है वो बेसिकली हमें कौन सी दी हुई है? HTML, एक CSS, एक आपकी जावास्क्रिप्ट और एक XML। ये हमारा सिलेबस है। यदि हम मोटा मोटा पॉइंटों में देखें तो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और XML। ये पढ़ लेंगे, हमारा डेवलपिंग वाला पार्ट कंप्लीट है। हमारे सिलेबस में अभी ना तो शायद पाइथन है क्या? है, बेसिक ऑफ पाइथन होगी, बिल्कुल बेसिक होगी, उसमें पूरी डेवलपिंग भी नहीं है शायद। लेकिन मैं जो पार्ट लेने वाला हूँ वो सिर्फ ये वाला पार्ट लेने वाला हूँ फ्रंट एंड का, जिसमें ये 4 टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, HTML, CSS, JS और XML। क्लियर है बात? यहाँ से यदि हम देखते हैं तो देखो HTML की यदि हम बात करेंगे, सिंपल बात कर रहा हूँ, अभी कोई हमने टॉपिक शुरू भी नहीं किया, सिर्फ डिस्कशन है, ठीक है? तो HTML तो आपसे बोलता है कि आपका जो वेबसाइट पर दिखने वाला कंटेंट है वो कैसा दिखाई देगा, यानी उसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है वो कौन है? HTML है, ठीक है ना? यानी ये तो बोलता है कैसे, कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ठीक है? टेक्स्ट है, लाल दिखाना है, हरा दिखाना है, पीला दिखाना है, कैसे भी है। तो यानी कि मैं ये कहूं कि टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड करता है? हमारा HTML पर। नंबर दूसरा यदि हम बोलें, दूसरा क्या है सिलेबस हमारा? CSS। CSS का पार्ट है वो है पूरा आपका डिजाइनिंग का। किसका? डिजाइनिंग का। डिजाइन या फिर मैं बोलूं स्टाइल। क्या? स्टाइल, ठीक है? जो कलरफुल हो रहा है, फॉर्मेटिंग जो हो रही है अच्छी वाली, वो किससे हो रही है? CSS से हो रही है, ठीक है ना? फॉर्मेटिंग वाला कोई तो टॉपिक आपके जनरली हो चुके होंगे बेसिक तो। तीसरा यदि हम देखें JS, क्या? जावा स्क्रिप्ट। ये क्या काम करेगी आपके? ये आपके प्रोसेसिंग का पार्ट देख रही है बैक एंड में। जो फीचर है ना, इंटरेक्टिव फीचर, जैसे आप क्लिक कहीं करते हो वो कहीं और लेके चला जाता है, ठीक है ना? ऐसे होते हैं कि नहीं होते? सीधे नीचे पहुंच गए, डायरेक्ट एक होम का बटन आया, उस पर क्लिक किया, सीधा होम पेज पर ऊपर पहुंच गए। इंटरेक्टिव फीचर। या उसमें कोई वैलिडेशन है, कोई फॉर्म आ गया, आते हैं ना इंक्वायरी के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो वो सारे जो फीचर्स होते हैं इंटरेक्टिव के या रूल रेगुलेशन के, डेटा वैलिडेशन के, वो सारे किसका पार्ट हैं? जावा स्क्रिप्ट का। तो मैं ये कहूँ किसी भी तरीके के आपको फीचर, जैसे जनरली इंटरेक्टिव फीचर्स को यदि आपको ऐड करना है आपकी वेबसाइट में, तो आप ये समझ लें वो किसका पार्ट है? जावा स्क्रिप्ट का। चौथा क्या है आपका? XML। तो XML कुछ नहीं है, यदि मैं स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के साथ, किसके साथ? स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में यदि HTML को फॉलो करूं कि साहब ये अक्षर छोटा है तो छोटा ही आएगा और ये बड़ा है तो बड़ा ही आएगा, ये पहले है तो पहले आएगा, बाद में है तो, यानी उनके सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, केस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना है, ऐसे फॉर्मेटिंग, हर छोटे छोटे रूल्स को यदि हम फॉलो करें और फिर हम HTML को पढ़ें, तो वो क्या हो जाता है आपका? XML का पार्ट हो जाता है। किसका? XML का। यानी XML कुछ नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में ही HTML को ही क्या कहा गया है? XML कहा गया है। ऐसे कुछ डिफरेंसेस है छोटे छोटे। तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। क्वेश्चंस की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं कह सकता, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सिलेबस का पार्ट हो सकते हैं, आपके पेपर का पार्ट हो सकते हैं, और ज्यादा हो जाए तो आपका सौभाग्य।
क्योंकि कोडिंग जब शब्द आता है जनरली बच्चे बोलते हैं ना, जैसे वेबसाइट को भी समझ लेते हैं साहब इसमें भी हमें तो कोड पढ़ने पड़ेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, एकदम थ्योरेटिकल पार्ट की तरह है ये। जैसे आप इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मेमोरी पढ़ते हो ना कंप्यूटर में, उसी की तरह है। आराम से समझा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, और सबसे आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए, यदि ये हिस्सा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको फिर बाद में सी, C++, जावा, पाइथन ये कुछ समझ में आने वाला है। सही है क्या? पढ़ लिए? तो यदि वो सब पढ़ लिए तो समझ लो ये उनके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है ये उसका। वो तो बहुत अच्छे पढ़ लिया आपने, उनका लेवल बहुत ऊपर है और इनका लेवल बिल्कुल ही नीचे है। तो अब समझ लो इतना आसान टॉपिक है और आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें ऐसे नहीं कि बहुत पजल्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल, जैसे HTML में से ज्यादा एक टैग पूछ लेगा, अब उस टैग को कैसे यूज किया जाता है उसका आपको एग्जाम्पल पूछेगा। ठीक है, कौन सा फलाने टैग का एग्जाम्पल सही है या गलत है। तो टैग याद होने चाहिए। अब टैग बहुत सारे हैं, रेगुलर यूज होने वाले, आप टैग याद कर लीजिए। हर टैग के एक या दो तरीके के सिंटैक्स, दो तीन, जितने ज्यादा आप सिंटैक्स बना सकते हो अलग अलग तरीके से, उतने सिंटैक्स बनाना सीख जाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन हो सकता है कोई वो थ्योरेटिकल बेस हो सकता है, टैग कहते किसे हैं, ठीक है ना, एलिमेंट किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन, कौन सा एक एट्रीब्यूट है कौन सा नहीं है, कौन से टैग के साथ कौन सा, इस टाइप से कोई क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि घबराने वाला है, बहुत ही आसान सा है। और श्योर है 3 से 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कभी इसमें से अभी, क्योंकि अभी तो हालांकि ठीक है कंप्यूटर एग्जाम हुआ ही एक बार है, तो बहुत ज्यादा तो हम वो नहीं कह सकते, हो सकता है पिछली बार कम आए इस बार ज्यादा दे दे, वो एक अलग चीज है। सही है ना, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी खाली रह गई थी कि पेपर बहुत हार्ड आ गया था। हार्ड कुछ नहीं था, वो था कि टेक्निकल पार्ट कम दे दिया और नॉन टेक्निकल ज्यादा दे दिया, तो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे सेलेक्ट हो गए और टेक्निकल वाले रह गए थे। इस वजह से वो थोड़ा सा माहौल अलग हो गया था, थोड़ा सा लेवल अलग था, क्योंकि जैसे कहते हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर इजी था बजाय बेसिक के, बेसिक का थोड़ा लेवल ज्यादा था, ऐसा भी हुआ है। तो जो भी रीजन रहा हो, क्वेश्चंस हैं, और अधीनस्थ बोर्ड तो जाना ही जाता है बार बार पैटर्न को ऊपर नीचे करने के लिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 3-4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाएं, मैं तो ये कहूंगा हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है 10 भी आ जाए। सही है क्या? तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है, और आसान सा है तो हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट्स को बनाने, ऐसे लिख लूँ या प्योर इंग्लिश में, तो आप फिर मना करोगे, तो ऐसे ही सही है ना? हाँ हाँ ठीक है। डिजाइन और मैनेज करने के लिए वेबसाइट बनाना, उसको डिजाइन करना और उसको मैनेज करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेब डेवलपमेंट बोल रहे हैं।
सॉरी। वेबसाइट के कंटेंट को स्ट्रक्चर, कुछ भी समझ में नहीं आए तो बता देना, राइटिंग बहुत अच्छी है नहीं है तो गलत मत लिखना, ठीक है ना? है? नहीं, वो गलती से ध्यान नहीं रहा था और वो लिख दिए, एक लाइन है, कोई बात नहीं, पूरा ही मैं कोशिश हिंदी में ही करूंगा लिखने की। ठीक है, वो फ्लो ही फ्लो में लिख दी थी तो वो कभी कभी होता है कि ध्यान नहीं रहता है। CT10 वाले कितने हैं? CT10, तो 10 वालों के तो बच्चा एक बोल रहा है कि हो गया है। अच्छा, वो श्याम वाला बैच है, वही है क्या 10 वाला? यार स्लेब टाइम टेबल में वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ था। अब ये नहीं था ना पता, मुझे भी नहीं था पता। मुझे ऐसे नहीं था कि शाम के बैच भी सुबह होंगे। कोई बात नहीं, लिख लिया। और टेस्ट वगैरह दे रहे हैं सभी? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो तो दे ही रहे होंगे। बिना टॉपिक के भी दे रहे हैं? कोई नहीं, अच्छी बात है, हो जाएगा। अच्छा टाइम है अभी आपके पास। 1 मिनट क्या? हाँ हाँ। हाँ, बहुत कुछ डिफरेंसेज है, मैंने ये भी बोला कुछ डिफरेंसेज के साथ। देखो, HTML में टैग प्री डिफाइन होते हैं और XML में यूजर डिफाइन होते हैं। ठीक है, एक रूल तो यही हो गया
कि वहां यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी टैग यूज कर सकता है। सेकंड, जैसे यहाँ पर HTML में हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है, उनको क्लोज करने की नीड नहीं होती है, लेकिन वहां पर सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी क्लोज करने की नीड होती है XML में। हाँ, जैसे इमेज है, अब लास्ट में आपने देखा होगा ना इमेज के साथ में इस टाइप से कि साहब ये इमेज है और कुछ भी, और यहाँ स्लैश लगा होता है। अब ये स्लैश लग गया तो समझ लो ये XML हो गया एक तरीके से, और स्लैश नहीं भी लगाएंगे तो फिर वो सिर्फ HTML है, वो XML नहीं है। यानी HTML में आप ये स्लैश नहीं यूज करें, इतना सा ऐसे बहुत माइनर डिफरेंस है, वो मैंने इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करी है, ये सिर्फ HTML है। और जैसे ही मैंने इसके साथ ये लगा दिया, अब ये XHTML हो गया, यानी XML का रूल फॉलो हो गया यहाँ पर। तो XML में सिर्फ रूल बनाए गए हैं और कंसेप्ट पूरा HTML का है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे टैग है, सीक्वेंस का होता है कि सर मैंने 2 टैग यूज करे, एक बार मैंने यूज किया साहब पैराग्राफ टैग, अभी हम पढ़ेंगे, एक मैंने किया चलो बोल्ड टैग, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट था, मेरा कंटेंट था। अब देखो पैराग्राफ में, सॉरी HTML में तो मैं इनको ऐसे भी क्लोज कर, सॉरी ऐसे भी कर सकता हूं तो भी सही है, और पहले बोल्ड और फिर पैराग्राफ आगे पीछे कर दूंगा तो भी सही है। यानी HTML में दोनों तरीके से सही है, लेकिन XML में नहीं है, क्योंकि XML में जो पहले ओपन हुआ है वो ही पहले क्लोज होगा, ठीक है ना, और जो बाद में ओपन हुआ है वो बाद में, यानी सीक्वेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, जबकि HTML में हमें कोई सीक्वेंस याद नहीं रखना। तो ऐसे कई सारी बातें हैं छोटी छोटी जो रूल्स को फॉलो करना है, इसलिए मैंने एक ही लाइन बोली है, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में यदि हम HTML को यूज कर रहे हैं तो वो समझ लो क्या है, XML है, ठीक है। लिख लिया। नंबर 2 लिखे बैक एंड, ये तो बहुत ठीक है, बेसिक है, तो इसमें तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और इससे ऐसा कोई खास क्वेश्चन आने वाले भी नहीं है। वेबसाइट में इंटरेक्टिव फीचर्स, डेटा वैलिडेशन, इनपुट फॉर्म्स, और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। यह है प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, जिसे यूजर नहीं देख पाता है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप इतना ही लिख लेना दोनों को, ठीक है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। जो दोनों का कर लें। अब क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो यूजर ये बोल दे सर मैं तो बना भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, तो मतलब आप फुल स्टैक हो, सही है ना, आप पूरा डेवलपिंग का कार्य भी आप ही कर रहे हो, बैकएंड का भी और
फ्रंट का भी, दोनों का ही, तो फिर आपको फुल स्टैक डेवलपर बोला जाता है। तो ज़्यादातर प्रोग्रामर जनरली फुल स्टैक ही होते हैं। अब वेबसाइट में भी दो प्रकार होते हैं। ये तो बेसिक कंप्यूटर का ही पार्ट है आपके, इसमें मैं जाऊंगा नहीं, लिखाने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। या लिखाना है? वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? दो, कौन कौन सी? स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब जिसमें कंटेंट फिक्स होता है, जिसमें कंटेंट फिक्स होता है, चाहे कोई भी यूजर कभी भी ओपन करे उसको वही कंटेंट दिखाई देगा जो कुछ समय पहले किसी अन्य यूजर को दिखाई दे रहा था, ठीक है ना? और डायनामिक, हर यूजर को अलग कंटेंट दिखाई दे सकता है, यानी हर बार कंटेंट चेंज होता रहता है। तो ये भी लिखा दें? चलो लिख लो। कोई बात नहीं, ये भी लिख लो। ये लिख लिया? अभी तो हलचल तो हुई है तुम्हारी भर्ती की आने की है, फाइलें तो ऊपर नीचे हुई हैं। जब हो जाए तब सही है। दूसरा, शायद ग्रेड पे के लिए भी कुछ बदलाव हो रहे हैं आपके। अभी होगा नहीं होगा वो अलग बात है, वो कोई कमेटी जरूर बनाई गई है, ठीक है, कि वो डिसाइड करेगी कि आपकी ग्रेड पे चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो कमेटी पर डिपेंड करता है। आवाज नहीं, चलिए, आवाज नहीं। ये लो जी, वेबसाइट ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, जल्दी लिख लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खपाएंगे यार, अपने सीधा टॉपिक पर आएंगे। ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, देयर आर टू टाइप्स। वेबसाइट्स, नंबर वन स्टैटिक वेबसाइट, क्योंकि ये इंटरनेट का टॉपिक है और मुझे पता है ये सर ने लिखवा दिया होगा ऑलरेडी, ठीक है ना? अच्छा, हुआ नहीं क्या? कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा लिख लो, कोई बात नहीं। ओके, कहाँ है सेकंड? वेबसाइट हेडिंग है सिर्फ, ग्रुप ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट और किस? अच्छा ये, अरे सेकंड नहीं है, बुलेट्स नहीं पढ़े, वर्ड भी नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है वो, ओके ओके, ये स्टार है भाई, ये लो बुलेट्स, ठीक है ना? और नंबर दो डायनामिक, कंटेंट बदल रहा है तो डायनामिक, और नहीं बदल रहा फिक्स है तो स्टैटिक। चलो HTML पढ़ने भी जा रहे हैं और वेबसाइट हेडिंग डली हुई है, तो पहली वेबसाइट किसके द्वारा बनाई गई थी और किस यूआरएल के साथ बनाई गई थी? टिम बर्नर ली, क्या नाम था? और यूआरएल क्या था वेबसाइट का? www
वेबसाइट का यूआरएल थोड़ी था ये। पहला वेब पेज जो पब्लिश किया गया था और वो एचटीएमएल में लिखा गया था। ये लो। चलो, टिम बर्नर्ली कौन सी कंपनी में काम करते थे? किसमें? सर्न। क्या नाम थी? सर्न। क्या थी ये सर्न? यार ये तो जीके वाला पार्ट है, ये डेवलपिंग का तो नहीं है। एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम करते हैं। और उसी के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ, उसी के लिए इन्होंने पहला वेब पेज एचटीएमएल में लिखा था, जो कि आपका www.cern.ch था। cern.ch, यही एचटीएमएल में लिखा गया पहला वेब पेज या पहला वेबसाइट था, ठीक है, जिसे पब्लिश किया गया था। भविष्य में कहीं साइड में लिख लिया करना, ऐसी चीजें वो कभी कभी आती है। ऐसे लिख लेना, फर्स्ट वेब पेज या वेबसाइट इन HTML, www.cern.ch, किसके द्वारा? आगे हम पढ़ लेंगे इसको, टिम बर्नर ली। CH है यार। यार ये पहले ही होता, अब तो कोई ऐसा डोमेन नहीं है, ये तो उस टाइम बना दिया था जो ये, हाँ। अब ऐसा कोई डोमेन है ही नहीं है। ये तो ठीक है, उस टाइम डेवलपिंग का कार्य तो चल रहा था। HTML को एक्चुअल में जब बना रहे थे तो उस टाइम ये समझो एक तरीके से प्रैक्टिकली चल रहे थे, लेकिन एक संस्था थी जिसने फिर इसको पब्लिश करने का बोला। नहीं, HTML डेवलप तो 1991 में ही हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली जो पहला वर्जन पब्लिश हुआ था वो 1993 में किया गया था। उसमें भी एक संस्था का इंपॉर्टेंट रोल था जिसने ही फोर्स किया था पब्लिश करने के लिए, वो थी उस संस्था का नाम है IETF, नाम सुना होगा आपने, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, उसी ने इंसिस्ट किया था इनको, तब 1993 में इसको पब्लिश किया गया था। लिख लिया? हाँ जी। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे मेन, पहली HTML मेन टॉपिक। हाँ जी, फुल फॉर्म बता दें। वेरी गुड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या पहली मार्कअप लैंग्वेज HTML ही थी या इससे पहले भी बन चुकी थी? मार्कअप लैंग्वेज, तो क्या पहली मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ HTML ही बनी थी या इससे पहले और लैंग्वेज बन चुकी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। यही बनी है? नहीं, देखो लैंग्वेज कोई भी बनती है, आप पहले तो समझे इस चीज को, मैं वैसे नहीं, नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ। हमारे, हम जब बात कर रहे हैं, अभी हमारी एक जनरल लैंग्वेज है। जनरल का मतलब जो मुंह में आया, जैसे आया वैसे बोल दिया। तो कोई भी लैंग्वेज होती है मार्कअप में भी, वो सबसे पहले एक जनरल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना? तो इसको सिंपल ऐसे ही याद रख लेना कि सबसे पहले जो लैंग्वेज बनी वो कौन सी थी? जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखना, कौन सी? जनरल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में आपने काफी जगह देखा भी होगा, लिखा पढ़ा भी होगा, GML के नाम से। क्या नाम है? GML। कौन थे इसको बनाने वाले? इसका भी नाम बता दो। चलो, कंपनी जिसमें इसको डेवलप किया गया हो। आपकी
हिंदी इंग्लिश भी तो किसी ने बनाई होगी, तभी तो आप बोलने लगे। जैसा ऐसे ही बोलने लगे पैदा होते ही, क्योंकि हमारे लिए हमारे घर वाले जो लैंग्वेज बोलते हैं वही लैंग्वेज हम बोलते हैं, सही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तो कोई बनाने वाला होगा। तो इसका नाम है चार्ल्स गोल्डफॉर्ब। किसके द्वारा बनाई गई थी ये? चार्ल्स गोल्डफॉर्ब। आईबीएम कंपनी में, किसमें? आईबीएम कंपनी में। फिर इसमें और सुधार किए गए, इसमें और सुधार। पूरी टीम थी, ऐसा नहीं कि एक अकेला आदमी लैंग्वेज डेवलप कर रहा था, इसकी पूरी टीम थी आईबीएम में, लेकिन मेन रोल इसी का था, तो इसी को याद रखा जाता है। उसके बाद इसको बोलते हैं, सुधार का मतलब स्टैंडर्ड बनाए गए इसके, इसलिए इसको बोल दिया गया फिर स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। यानी मार्कअप लैंग्वेज के लिए यदि हम देखा जाए तो कोई पूछ ले आपसे, सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि HTML की शुरुआती लैंग्वेज यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ था। तो ध्यान रहे, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जनरल मार्कअप लैंग्वेज या स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। यहाँ से शुरुआत हुई। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया बार बार कि सर आप बार बार बोल रहे हो मार्कअप मार्कअप मार्कअप, इसका मतलब क्या है? मार्कअप का मतलब क्या है? अरे सिंपल सी बात है, टेक्स्ट को मार्क किया गया, हमने कुछ लिखा, उसको हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के लिए यहाँ स्पेशल एक टर्म यूज हो जाती है। मार्क किसके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पर टैग के द्वारा। किसके द्वारा? टैग के द्वारा, ठीक है ना। ध्यान रखना, टेक्स्ट या फिर मैं सिंपल बोल दूं तो कंटेंट। क्या? कंटेंट, क्योंकि टेक्स्ट का मतलब तो सिर्फ टेक्स्ट हो जाता है, लेकिन कंटेंट का मतलब हो गया फिर उसमें आपका मीडिया भी आ गया, इमेज वीडियो सब कुछ आ गया, ठीक है ना। तो कंटेंट को टैग्स की सहायता से, किसकी सहायता से? टैग की सहायता से मार्क करते हैं। हाँ जी, एक शब्द और आ रहा है यहाँ पर हमारे पास में, हाइपर। क्या है? इसका मतलब क्या है? हाइपर, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मतलब कंटेंट को आपस में, एक फीचर है जिससे लिंक किया जाता है कि जिससे आप एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पर स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, हाइपर लिंक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किससे लिंक किया गया है सभी कंटेंट को? हाइपर लिंक द्वारा। हाइपर लिंक द्वारा कंटेंट को लिंक किया गया है। तभी तो आप किसी भी वेबसाइट पर कहीं क्लिक करते हो, कभी कभी कहीं और पहुंच जाते हो। किसी इमेज पर क्लिक होता है, कोई दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, आते हैं ना। तो एडवर्टाइजमेंट में भी हाइपरलिंक बहुत यूज हो रहा है। आपके पास एक फोटो आती है, आजकल तो इनविटेशन कार्ड आता है, क्लिक करते हैं और हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। वो भी हाइपरलिंक का ही कमाल है, सही है ना। तो ऐसे जो फीचर हैं वो हाइपर हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है वेबसाइट पे, वो सभी कंटेंट एक दूसरे के साथ हाइपर लिंक के द्वारा जोड़ा गया है, लिंक किया गया है, ठीक है ना। अब नया शब्द जो नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए है कि सर हम तो बिल्कुल जीरो वाले हैं, उनके लिए एक नया शब्द है यहाँ पर, टैग। क्या है कि सर ये टैग क्या चीज है, सही है ना। तो यहाँ पर ऐसे समझ लें, जब आप C++ सब पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना, तो आपने वहाँ कीवर्ड्स भी पढ़े होंगे, खूब सारे कमांड अलग अलग तरीके की पढ़ी होंगी। तो यहाँ भी ऐसे समझें, HTML में यूज होने वाली कुछ कमांडें हैं। HTML में यूज होने वाली कुछ कमांड हैं,
जो कि ब्राउजर को बताती हैं कि वेबसाइट में फला कंटेंट किस प्रकार से दिखाई देने वाला है। आपने आपकी वेबसाइट पर आपका नाम लिखा, अब वो नाम आपका कैसे दिखाई देगा ब्राउजर पर, जो भी वेबसाइट को विजिट करेगा, तो उसको बताने वाला ब्राउजर को वो कौन होती है, कमांड टैग होती है। वो कौन होती है कि साहब वो बोल्ड दिखेगा तो उसके लिए भी टैग यूज होगा, वो इटैलिक दिखेगा तो भी टैग यूज होगा, अंडरलाइन लगानी है तो भी टैग, यानी कुछ भी फीचर उसमें हमारे को टेक्स्ट में ऐड ऑन करने हैं तो वो कौन सी कमांड की सहायता से करेंगे, टैग की सहायता से। यानी कि ये समझ लो मेन रीढ़ की हड्डी या मेन सब कुछ है जो पढ़ने के लिए HTML में, वो क्या है, टैग है। क्या है, टैग। क्लियर है बात, लिख लिया इतना सा। दूसरा यहाँ पर हमने देखो इसका तो फाउंडर लिख लिया, इसका नहीं लिखा है, तो ये एक लाइन डाल के और लिख लेना, सॉरी HTML के डेवलपर। वैसे तो आप सब जानते हैं, आप क्या नाम है, टिम बर्नर-ली। एक पॉइंट और लिखना, डेवलप्ड इन 1991 but first official version published in 1993। और भी जोड़ो तो एक लाइन और जोड़ लो, with basic formatting feature। सिंपल पूछ ले कब डेवलप की गई, तब तो 1991 में, और पहला ऑफिशियल वर्जन कब पब्लिश किया गया था, तो 1993 में। पहले ही आ गई थी। दूसरा, मार्कअप लैंग्वेजेस को स्क्रिप्टिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों? जितनी भी मार्कअप लैंग्वेज है उनको दूसरा स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है ना, कि कोई कहानी सुना रहे हैं, फिल्म होती है, फिल्म बनती है, या कोई भी गाना होता है, वो पहले लिखा जाता है, उसे हम उसकी स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही हम कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो पहले उसकी पूरी प्रोसेसिंग या पूरी फीचर्स, पूरा कंटेंट क्या होता है, लिखा जाता है, तब वो डेवलप की जाती है। तो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एक स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। अब स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि सर हमने जो, देखो स्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे, फिर लिख लिया क्या ये ले भाई, लिखो आराम से। सब में होता है। नहीं, उसको हम मार्कअप नहीं बोलते, फिर उसको तो प्रॉपर, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होगी, वहां तो प्रॉपर कोड आ गए। इसीलिए हमने यहाँ बोला मार्क किसकी सहायता से, टैग की सहायता से। और टैग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं भी टैग नहीं होते हैं, वहां सिंपल कोड होता है। देखो ये समझे, मेजर डिफरेंस क्या है मार्कअप लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डिफरेंस ये रहता है कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब हो गया यहाँ पर टैग के द्वारा कंटेंट को मार्क किया जा रहा है,
वहां कंटेंट को कोड के रूप में लिखा जा रहा है, वहां मार्क नहीं किया जा रहा, वहां पूरा कंटेंट कोड के प्रोसेस में लिखा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट लिखा जा रहा है या टैग लिखे जा रहे हैं जिनको हम एलिमेंट बोल रहे हैं कंप्लीटली, और सिंपल अलग से कंपाइल करा के प्रोसेसिंग करने की नीड यहाँ पर नहीं होती है, डायरेक्ट हम ब्राउजर पर रन करवा लेते कोई भी नोट टेक्स्ट एडिटर हम यूज करके, ठीक है ना। जबकि वहां पर हमें उसको पहले कंपाइलर की नीड होगी, कंपाइल करवाना पड़ेगा तब वो रन करेगा। अंतर है या नहीं है? तो ये डिफरेंसेस है मेजरली, ध्यान रखना। वहां हमेशा कोड यूज हो रहे हैं और यहाँ पर कोड यूज नहीं हो रहे हैं। यहाँ के लिए आपको किसी कमांड को अलग से याद रखने की या समझने की नीड नहीं है, यहाँ सिंपल आप रट भी सकते हो उस चीज को, लेकिन वहां उसको समझना ही पड़ेगा कमांड को, क्योंकि वहां पर रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, लॉजिक चल रहे हैं, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। HTML में तो बिना लॉजिक का खेल है। हाँ, कैसे? HTML कन्वर्ट नहीं करता, HTML तो ऑलरेडी होता है, कन्वर्ट नहीं करता। देखो, कन्वर्ट करने का यहाँ खेल नहीं है, देखो इसको रेंडर बोलते हैं इस चीज को हम। ध्यान रखना, मैंने सिंपल एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर लिया जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इस टेक्स्ट एडिटर में मैंने मेरा कंटेंट, जो भी कंटेंट था, वो जो मेरी स्क्रिप्ट थी, मैंने यहाँ पर लिख दी। अब ये मेरा सीधे डायरेक्ट ओपन ही, क्योंकि जो मैं एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं HTML यूज कर रहा हूँ, अब HTML है तो मैं सिंपल सी बात है, या तो .htm में सेव करूंगा या .html में, दो ही एक्सटेंशन यूज हो सकते हैं। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये डायरेक्ट मेरा ऑटोमेटिकली किस में ओपन होगा? ब्राउजर में सीधे, और ये कंटेंट मुझे जो टैग जैसे यूज किया उसकी हेल्प से डायरेक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, अलग से कोई कन्वर्ट करने की नीड होती नहीं है। कन्वर्ट कर रहा था मतलब मेरे को बीच में कंपाइलर यूज कर रहा हूं मैं एक तरीके से, तो मुझे यहाँ किसी फाइल कन्वर्जन की नीड नहीं पड़ रही है। इसको रेंडरिंग बोलते हैं प्रोसेस को। हाँ जी, मैं बात कर रहा था, एक मिनट, अभी किसकी बात कर रहे थे हम? स्क्रिप्ट की। एक छोटे सा और समझ लो, कभी कभी पूछ लेता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज, तो ध्यान रखना, सभी मार्कअप लैंग्वेज स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। पहले तो ऐसे समझ लो सभी, क्योंकि ये स्टेटमेंट आते हैं, ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स में कौन सा कथन सही है या गलत है, तो वहां एक स्टेटमेंट आता है ये। तो सभी मार्कअप लैंग्वेज स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी होती है। अब स्क्रिप्ट कैसे है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया एक पैराग्राफ ही लिख देता हूं, चलिए पैराग्राफ, और इसके साथ मैंने यूज कर लिया 1 मिनट फॉन्ट कलर। फर्स्ट पैराग्राफ, हाँ जी। अब थोड़ी देर के लिए नॉन टेक्निकल बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल सी चीज समझना, क्योंकि ये अभी हम पढ़ेंगे आगे इन चीजों को। अभी के लिए मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज समझ रहा हूँ, तो ये समझ लो मेरा ये एक लाइन की कोई मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है ये। अब एक लाइन की स्क्रिप्ट का मतलब हो गया, इसमें देखो क्या क्या यूज हुआ है। इसका मतलब इसमें एक तो टैग यूज हो गया, जिसको मैं क्या बोलूंगा? ओपन टैग। ये मेरा क्या यूज हो गया? एक इसमें एट्रीब्यूट यूज हो गया। ये इस एट्रीब्यूट की क्या यूज होगी? वैल्यू। क्या यूज हुई? वैल्यू, ठीक है ना। ये मेरा कंटेंट हो गया या एलिमेंट, और ये मेरा क्लोज टैग हो गया। कौन सा? क्लोज टैग, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि स्क्रिप्ट इक्वल टू, ऐसे बोल सकता हूं क्या? स्क्रिप्ट इक्वल टू, सॉरी, टैग प्लस एट्रीब्यूट प्लस कंटेंट, और भी प्लस में जाओगे तो एट्रीब्यूट की वैल्यू।
जा सकते हैं क्या? भाई देखो यही चीज हो रही है, टैग को मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया सिंगल, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा ओपन टैग और क्लोज टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग भी हो सकता है, तो टैग दोनों आ गए उसमें, ठीक है ना। टैग के अलावा क्या यूज हो सकता है उसमें? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के साथ कंटेंट और उसमें उसकी वैल्यू। तो ये सब मिलाकर के क्या डिजाइन करती हैं? एक स्क्रिप्ट डिजाइन करती हैं, स्क्रिप्ट तैयार करती हैं। यानी हमारी हर एक लाइन जो कोड में लिखी जाएगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अरे शुरू तो करने दो, अभी सिलेबस शुरू नहीं हुआ, उससे पहले तुम पूरा करने की बात कर रहे हो यार। हैं? दो लाइनें पढ़ी नहीं अभी। अभी तो सिर्फ ऐसे है कि चलो परिचय हो रहा है कि हाँ हमें आगे अभी पढ़ना क्या है। तो अब देखो यहाँ से ये समझो ये चीजें हमें पढ़नी है? अच्छा पढ़ा है। हाँ ऐप में तो होगा ही, तो वो पढ़ भी लिया होगा काफी ने तो। ऐप में तो क्या है आजकल वो फीचर और आने लगा है, 2 की स्पीड से, 3 की स्पीड से। तो अब यार ऐसा फीचर ऑफलाइन में होता नहीं है ना। ऑफलाइन में तो उल्टा जो 2 की स्पीड होती है वो भी आधी की रह जाती है। देखते हैं बच्चे, मैंने देखा है, हाँ ठीक है, चलने दो सर, तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ, पढ़ लिया। होता है कि नहीं? और यही रीजन है कि आजकल एग्जाम में जो सक्सेस रेट है वो, यानी कंपटीशन ही 10 से 15% या 20% बच्चों के बीच का कंपटीशन रह गया है। आज भी भले ही आप कितने ही 100-200 बच्चे बैठे हों, सिलेक्शन रेशियो कोई भी बैच उठा के देख लेना, हर बैच में से पर 100 स्टूडेंट यदि हम लेके देखते हैं तो 10 से 15 स्टूडेंट निकलते हैं, क्योंकि उनमें 50% बच्चे तो मस्ती मारते हैं। ठीक है लास्ट में देखेंगे, अभी तो एग्जाम डेट ही नहीं आई, फिर अचानक से होता है फॉर्म भरवाए अगले महीने एग्जाम, और सिलेबस लंबा चौड़ा, फिर क्या पढ़ें ये भी समस्या। फिर वो क्या पढ़ते हैं जो उनको अच्छी लगती है सब्जेक्ट, रीजनिंग, क्या रीजनिंग के तो 20 क्वेश्चन सही कर ही लूंगा, ठीक है ना, कहीं नहीं पढ़ते हैं। यदि ऐसा होता तो कंपटीशन ज्यादा बच्चों में होता, अभी नहीं होता है। पढ़ लिया, लिख लिया, चलिए आगे। हाँ जी। अब पॉइंटों में कुछ पॉइंट ही लिख लेना इनमें। HTML कोड को टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है। जैसे सबसे ज्यादा आपके यदि यूज होता है तो नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस। और भी यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के हैं तो BS कोड, विजुअल स्टूडियो। और पेड यदि आप लाइव देखना चाहते हैं तो काफी लोग वो भी यूज करते हैं, सब लाइम, एक ब्रैकेट्स फ्री में मिलता है, एक ड्रीम व्यूअर्स, कई सारे हमारे पास में क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। तो ध्यान रखना किसी भी HTML कोड को लिखने के लिए आपके पास कम से कम एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। यानी अभी हमने जो स्क्रिप्ट में एक लाइन लिखी, अब वो लाइन हमें ब्राउजर पर दिखानी है, उसमें जो लिखा था फर्स्ट पैराग्राफ,
तो हमेशा ध्यान रहे वो भी किस में लिखी जाएगी, टेक्स्ट एडिटर में लिखी जाएगी, तभी वो ब्राउज़र पर आएगी। अब ब्राउज़र पर भी तब आएगी जब हम उसमें ये भी लिख लो लाइन, नॉन टेक्निकल वालों में ये भी काम आएगी। टेक्स्ट एडिटर में लिखे गए HTML कोड को ब्राउज़र पर शो करने के लिए या ब्राउज़र पर रन करने के लिए .htm या .html फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। ये तो पहले यूज होता था, अब तो होता भी नहीं है। जब हमारे पास में डोस चलता था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस में, और अब तो विंडो वगैरह में तो यही होता है। क्योंकि डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल के लिए 3 डिजिट का ही फाइल एक्सटेंशन यूज हो सकता था। जैसे आपने जनरली वर्ड पढ़ा होगा तो वर्ड में DOC यूज होता था, बाद में DOCX यूज होने लगा। एक्सेल में XLS यूज होता था, बाद में एक्स लगे ऐसे। तो एक्सटेंडेड फाइल एक्सटेंशन बाद में यूज होने लगे हैं, पहले सिर्फ 3 डिजिट के ही फाइल एक्सटेंशन यूज होते थे। हाँ जी। क्या रिवर्ट डिफॉल्ट नहीं होता, डिफॉल्ट तो टेक्स्ट एडिटर का हमेशा .txt होता है, ठीक है, हमें करना पड़ता है। आप जब सेव करोगे तब वो पूछेगा किस फाइल है, तो फाइल के नाम के आगे डॉट लगा के लिखो तो ऑटोमेटिक सेव होगा। कुछ भी क्यों उसमें होती है लिस्ट पूरी, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। सपोर्ट के ऊपर है, जैसे आप का सॉफ्टवेयर कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट कर रहा है। अब एक एग्जांपल मान लो, चलो इसमें तो नोटपैड में तो फिर भी बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन यदि हम जैसे वर्ड में जाते हैं कि वर्ड की कोई फाइल है तो वर्ड में तो वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन आएगा। अब मुझे जैसे PDF में करनी है तो अलग, ठीक है ना, एक्सेल में करनी अलग, उसमें भी .CSV अलग, कई तरीके के फाइल एक्सटेंशन है। तो वो हर चीज़ को आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। और टेक्स्ट एडिटर का डिफॉल्ट .txt होता है। बड़े आगे लिख लिया? अरे आना तो बोला करो। हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट, वर्जन ऑफ HTML, ये बिल्कुल वो है जहाँ से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है तो, नहीं तो ये सिर्फ ये समझो टॉपिक की नींव है कि यहाँ से टॉपिक शुरू होने वाला है। वर्जन ऑफ HTML 1.0 1993 में फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन था ये। HTML 2.0 1995 में फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन। HTML
3.2 वाला फेमस था, इसी को लिखना आप 1997 में। फर्स्ट वर्जन विद बेसिक्स ऑफ CSS। HTML4 में भी आप लिखना 4.01, 1999 में। मोस्ट पॉपुलर और यूज्ड वर्जन। एक और लिख लेना यहाँ पर ही, मैं 5 कर रहा हूँ इसको। XHTML, ये भी आपके सिलेबस में है इसलिए। ध्यान रखना, HTML4 प्लस 4.0 था ये। XML यानी कि HTML और XML का यूज एक साथ किया गया था। HTML 5.0 2014। currently used version with different upgrade version। यानी अब जो आ रहे हैं वो अपग्रेड आ रहे हैं किसके? HTML5 के। तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो यूज होने वाला जो वर्जन है वो HTML5 है। इसी में 5.1 भी आया था 16 में, 5.2 भी आया है 19 में। जो भी अपग्रेड आ रहे हैं वो HTML5 में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि डायरेक्ट कोई पूछ ले तो HTML के बेसिकली 5 ही वर्जन है। कितने? 5। 6 मत समझना, 5 ही है। एक तो जो है वो किसके साथ यूज हुआ है? XML के साथ, तो वो अलग से ही है। लिख लिया? थोड़ा जोर से बोलो यार। हाँ, बेसिक हो सकती है, हमने लिखा ना बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर हो सकते हैं, कंप्लीट नहीं। सारे फॉर्मेटिंग फीचर HTML में नहीं। ऐसे तो हम बेसिक तो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, जैसे रिक्वायर्ड फीचर है स्टार वाला। अब वो हम डायरेक्ट हमारे HTML में भी लगा सकते हैं, फिर तो हमें JS की नीड नहीं हो, ठीक है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात आती है कि सर मुझे तो कॉम्प्लेक्स लॉजिकल भी लगाना, लॉजिक्स भी लगाने हैं, तो फिर HTML काम नहीं करता। यानी बहुत ही बेसिक वेब पेज आपको बनाना है तो सिंपल HTML भी कंप्लीट है।
लेकिन सारे फीचर उसमें नहीं हो सकते। लिख लिया क्या? बढ़े आगे? हाँ जी। चलो एक और छोटी सी डेफिनेशन। टैग किसे कहते हैं? टैग बताओ। ये लो, ये है एक कमांड है। क्या है? कमांड। जो ब्राउजर को बताती है कि कंटेंट को कैसे शो करना है। दूसरा पॉइंट, टैग को हमेशा एंगल ब्रैकेट के बीच लिखा जाता है। तो जैसे अभी हमने लिखा था ना पैराग्राफ, ऐसे तो ये पैराग्राफ किसके बीच में लिखा गया है? एंगल ब्रैकेट के बीच में। कोई भी टैग होगा आपका वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? एंगल ब्रैकेट के बीच में, ऐसे। जनरली यदि हम देखें तो टैग के दो ही प्रकार हैं। एक को हमने नाम दिया है ओपन टैग, और दूसरे को क्लोज टैग। एक बोल रहे हैं हैज टैग है। अच्छा, मुझे लगा हैज टैग बोल रहे हैं। सॉरी। एलिमेंट की स्टार्टिंग के लिए, यस, और एलिमेंट को एंड करने के लिए। एलिमेंट बोल सकते हो, स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पर है ना, स्क्रिप्ट की शुरुआत करने के लिए और स्क्रिप्ट को एंड करने के लिए, दोनों चीजें हो सकती है। ये ध्यान रखना, सभी जगह हम टैग ही टैग पढ़ने वाले हैं, तो इनको ये समझो, ये चीजें ध्यान से समझ लेना। खासकर जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, सरकारी स्कूल वाले हैं, उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा। ठीक है, जो टेक्निकल पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ये वो समझो कि इनपुट आउटपुट की तरह है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई जिसने ऑलरेडी थोड़ा बहुत भी टेक्निकल पढ़ रखा है ना, उसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ें। उनको तो अभी भी ये लग रहा होगा सर क्या बिल्कुल बच्चों वाली बातें लिखा रहे हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। वो तो इस क्लास में अभी तो बोर ही हो रहे होंगे, ये भी है। और लेकिन जो सरकारी स्कूल या जो जुगाड़ से बीसीए पीजीडीसीए वाले हैं ना बीए के बाद में, उनके लिए ये भी महाभारत हो जाएगी बिना मतलब के। हाँ जी।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद सरकारी स्कूल का हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। मेरी भी 12th तक एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुई है। तो मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए उनको अवेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने क्या सीखा होगा। ये है, और कोई बात नहीं है। मैं कोई आपको वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल खराब होते हैं या कैसे होते हैं। अब सुधार हो रहा है भाई। हमारे टाइम पर हमें ABCD 5वीं क्लास में सिखाई गई थी। ठीक है ना। आगे बढ़े। एक और हेडिंग लिखें। आवाज नहीं। एट्रीब्यूट। हाँ जी, बताएं एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। आवाज नहीं करें एक तो। पढ़े नहीं पढ़ना है, जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो भले ही कल से क्लास ड्रॉप कर लें। 10-15 दिन ये क्लास चलेगी। सुबह टाइम यही रहेगा 7:30 से 9 बजे तक का। 15 क्लास अप्रोक्स लेके चले, यानी 15 दूना 30, लगभग 25-30 घंटे का सिलेबस है, जिसमें सारी लैंग्वेज कोड, HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS सब हो जाएगा। ठीक है ना। तो XML तक कंप्लीट। तो 25 से 30 घंटे की क्लास चलेगी चलेगी। तो कृपया करके आप भी सुबह उठें परेशान हो और यहाँ आके पढ़ें भी नहीं, दूसरे भी डिस्टर्ब हो। तो बेटर है कि आप घर पे बैठे। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं बताओ। टेक्निकल। हाँ जी, बताओ इधर से। बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी कंटेंट या एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि हमें ब्राउजर को देनी है तो उसके लिए जो यूज होगा वो क्या कहलाएगा। एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पर देखो, एक मिनट, हमने यहाँ यूज किया है, देखो ये रहा। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, अभी हमने देखो टैग लिखा, तो टैग में हमने दो टाइप भी लिखे, ओपन और क्लोज। तो मैंने कहा कि किसी भी एलिमेंट की स्टार्टिंग के लिए ओपन टैग, और उस एलिमेंट को एंड करने के लिए क्लोज टैग। एंड हमेशा ध्यान रखना ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ किया जा रहा है। ठीक है ना। स्लैश यूज हो रहा है एंड में। अब इसमें हम बोल रहे हैं, दूसरी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं किसकी। एट्रीब्यूट की। किसकी लिख रहे हैं। अब एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन मैं कह रहा हूं कि इस एलिमेंट के बारे में, इस स्क्रिप्ट के बारे में कोई अन्य जानकारी मुझे और ब्राउजर को देनी है। क्योंकि टैग तो क्या कह रहा है। टैग तो कह रहा है कि साहब मेरा ये कंटेंट है, ये आपको ब्राउजर पर दिखाना है। टैग ने तो काम कर दिया। टैग ने तो कहा मेरे पास क्या है, P4 पैराग्राफ है। P4 क्या हो गया। पैराग्राफ। पैराग्राफ का नाम क्या है, पैराग्राफ में लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ। यानी ब्राउजर पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अतिरिक्त जानकारी। जैसे मैंने आपसे एक बार तो नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। आपने आपका नाम बता दिया, साहब मेरा नाम संजय, बोल दिया। अब मुझे आपकी और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने कहाँ से पढ़ाई करी, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, पढ़ाई में क्या क्या, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई या नहीं हुई। तो ऐसे ही यहाँ पर कि साहब ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें हमने क्या बोल दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इसका फॉन्ट कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो ये अतिरिक्त जानकारी हुई। तो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है ना। याद रह जाएगा आसानी से। तो यही डेफिनेशन लिख लो। लिखें। HTML एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देने के लिए ब्राउजर को देने के लिए एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एक पॉइंट और जोड़ लेना, एट्रीब्यूट की वैल्यू को, एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर हम इसको बाद में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में
डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है ना वहां रेड, रेड कलर, फॉन्ट कलर में आगे क्या लिखी है वैल्यू, रेड, तो यही है एट्रीब्यूट की वो वैल्यू है, और उसको रेड को हमने किस में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में। तो किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाएगी। आसान है। लिख लिया, चाहो तो इसको ऐसे लिख लेना एग्जाम्पल, ऐसे सिंटेक्स बना के लिखना चाहो तो पहले तो आएगा एट्रीब्यूट का नाम, क्या आएगा, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू, यहाँ आएगी एट्रीब्यूट की वैल्यू, ऐसे। और एक पॉइंट और लिखना, एट्रीब्यूट को हमेशा, एट्रीब्यूट को हमेशा ओपन टैग के साथ लिखा जाता है। किसमें लिखा जाएगा, ओपन टैग में लिखा जाता है। ओपन टैग मतलब शुरुआत वाले पी के साथ लिखा है, लास्ट वाले के साथ हमने नहीं लिखा है, ध्यान है ना। कभी भी एंड में नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना है कोई भी एट्रीब्यूट आप लिखोगे ओपन टैग के अंदर लिखोगे। इसका भी एग्जांपल लिख लो, वही चीज यहां लिख लेना। अभी इतना ही लिख रहा हूं मैं, पी, हमने वहां ये लिखा है देखो, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, ऐसे ही लिखा है, बस आगे जो भी है वो। तो जब भी आप कोई एट्रीब्यूट लिखें, बहुत सारे कोई भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, अब आगे पढ़ेंगे हम कई सारे, तो उसको हमेशा ओपन टैग में ही लिखोगे। लिख लिया, एक पॉइंट और लिख लें इसमें, ये एलिमेंट और लिख लो, क्या, एलिमेंट, क्योंकि तीन ही बड़ी चीज हैं जिनको आपको समझना है बस। एलिमेंट, तो इतना ध्यान रखना, कंटेंट एंड टैग मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। यानी कि देखो, एलिमेंट इक्वल टू ओपन टैग प्लस कंटेंट, या मैं यहीं लिख देता हूं, ये लो, कंटेंट और क्लोज टैग, कोई भी हो, ओपन टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोज टैग मिलकर के क्या बनेगा, एक एलिमेंट। तो कुल मिला के आपने आज ये समझे, तीन चीजें पर मेन फोकस रहा है, और यही चीजें हमें आगे तक काम आने वाली हैं। टैग है, क्या होता है ये समझ में आना चाहिए आपको, एट्रीब्यूट और एक एलिमेंट, और आगे ये समझो पूरा HTML में ये तीन चीजें ही चलने वाली हैं, टैग, एट्रीब्यूट और एलिमेंट। बाकी जो था वो तो एक समझो कि टॉपिक का बेसिक था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसमें से तो वो स्टेटमेंट या कोई ईयर, डेवलपर का नाम, ऐसे कोई बाई चांस, हाँ स्लैश, क्योंकि क्लोज टैग तभी होगा जब उसके पहले
स्लैश लगेगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्लैश होता है। ये लो, ठीक है। तो कल से हम ये समझें कि बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, जो मैं आपको नोटपैड पे साथ के साथ लेके चलूंगा। तो सुबह टाइमली आ जाएं, 7:30 से अपनी क्लास चालू हो जाएगी। क्या कंटेंट मतलब कुछ भी हो सकता है। कल कंटेनर टैग, वो अभी हम टैग का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंटेनर टैग का मतलब ही सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया, उसी को बोलते हैं। वो तो हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे अभी।